नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग आज, जिसका नाम है मोशन। ठीक है जी। तो मोशन को डिसाइड करने के लिए पहले कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहली परिभाषा होती है इसके अंदर निर्देश तंत्र की। निर्देश तंत्र क्या चीज होती है? निर्देश तंत्र वो चीज है जो ये बताता है कि आपको मोशन को देखना कहां से है, आपको मोशन को देखना कहां से है। देखना कहां से का मतलब आपको एक तंत्र डिसाइड करना पड़ेगा, आपको एक निर्देश तंत्र बनाना पड़ेगा कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अगर 1D है तो इधर बात हो जाएगी, इधर बात हो जाएगी। द्विविमीय गति है तो दोनों दिशाओं में बात हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। जैसे किसी चीज को आपने फेंका तो ये एक्स और वाई दिशा में गति हो रही है। तो निर्देश तंत्र किसको मूल बिंदु लेना है, किसको धनात्मक एक्स, किसको धनात्मक वाई, निर्देश तंत्र डिसाइड करना आना चाहिए। हो सकता है कि आप किसी नत तल से वस्तु को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, तो आपने इसको एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष बोल दिया, इसको मूल बिंदु बोल दिया। आपने t बराबर 0 पर कण की गति ऐसे शुरू करवाई थी और कण ऐसे गिरा, तो आपने निर्देश तंत्र ये मान लिए। बात समझ में आ रही है? हो सकता है कि निर्देश तंत्र आप ऐसे रेफरेंस पॉइंट को डिसाइड कर ही लेंगे। इसमें एक चीज और डिसाइड की जाती है कि आप कहां से प्रॉब्लम को देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं का मतलब दो चीजें चलेंगी इसके अंदर कि आप प्रॉब्लम को ग्राउंड से देख रहे हैं, धरातल से देख रहे हैं, या फिर किसी चलती वस्तु से देख रहे हैं, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। इस बात पर निर्भरता रहेगी। बात समझ में आ गई? देखना चीजों को कि निर्देश तंत्र को परिभाषित किया कि प्रॉब्लम को कहां से देखना है, ग्राउंड से देख रहे हो या किसी चलती कार से देख रहे हो, लिफ्ट से देख रहे हो, और उसको निर्धारित करने के बाद आपको एक निर्देश तंत्र बनाना पड़ेगा मूल बिंदु मानते हुए कि मूल बिंदु उसको मान लिया प्लस एक्स ये रहा, प्लस वाई ये रहा। एक में गति हो तो एक में गति डिस्कस हो जाएगी, द्विविमीय में तो द्विविमीय में डिस्कस हो जाएगी, लेकिन निर्देश तंत्र आपको निर्धारित करना पड़ेगा। इन सबको बात समझ में आ जानी चाहिए कि निर्देश तंत्र निर्धारित करना पड़ेगा। निर्देश तंत्र जो होते हैं वो दो हिस्से से के अंदर कैटेगराइज किए थे। दो प्रकार के निर्देश तंत्र होते हैं, दो प्रकार से इनको बांटा जा सकता है। जितने निर्देश तंत्र होते हैं वो सारे के सारे सापेक्ष निर्देश तंत्र होते हैं। मैं बताता हूं आपको कैसे लिखा जाता है। निर्देश तंत्र को दो हिस्सों में बांटना, दो बार बांटने के चेक करना। पहला टाइप हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इसको डिवाइड करने के लिए, एक होगा निरपेक्ष और एक होगा सापेक्ष। निरपेक्ष का मतलब जो स्थिर हो, जो कभी ना हिल रहा हो, और ऐसा निर्देश तंत्र एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि अर्थ भी तो चल रही है। सापेक्ष निर्देश तंत्र जो चल रहा है, जिसको रुका हुआ माना जाता है, जो चल रहा है, मूविंग है, और ये एग्जिस्ट करता है। अर्थ भी कैसा निर्देश तंत्र है? सापेक्ष निर्देश तंत्र है, इसको रुका हुआ माना जाता है, होता नहीं है। हालांकि इस बात पे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, जानकारी के लिए आप लोगों का कंसर्न फिर भी इसी पे आएगा कि निर्देश तंत्र मानना है। ये सिर्फ डेफिनेशन बताने के लिए कि एक निरपेक्ष निर्देश तंत्र जो है, जो स्थिर है, एग्जिस्ट नहीं करता, सापेक्ष जो मूविंग हो। अच्छा, और कौन सा होता है? ये वाला कैटेगराइजेशन हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम बल की बात करेंगे। एक होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र और एक होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। लेकिन इसकी चर्चा हम लोग गतिकी की बजाय यांत्रिकी में करेंगे। जब हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात तुम सबको समझ में आ गई है, कहीं कोई समस्या नहीं इसके अंदर? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हम लोग चेक कीजिए डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन थी किसकी डेफिनेशन? निर्देश तंत्र की डेफिनेशन थी। सेकंड डेफिनेशन में जा रहे हैं, जो बता रहा हूं आप सबको, आप लोगों ने थोड़ा सा लिख रखा है इसको,
कंप्यूटर में चल रहा हूं मैं इस चीज के अंदर। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है वो आती है विस्थापन और दूरी, दोनों को एक साथ देख लेंगे तो चेक रखिएगा बाद में, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन हम ले लेते हैं दूरी की। दूरी का मतलब डिस्टेंस। याद रखिए पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ की वास्तविक लंबाई, जो पथ की वास्तविक लंबाई है उसे दूरी कहा जाएगा। जो पथ की उसे दूरी कहा जाएगा। फिर से बोल दो, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं क्लियर? पथ की आसान सी डेफिनेशन है। मात्रक है मीटर, अदिश राशि है। मात्रक है मीटर, ऐसे मात्रक इसका मीटर हो गया। अदिश राशि है, हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? ढंग से सुनना बेटा, सच है, याद आते बेटा। वास्तविक लंबाई तुम्हें किस किस चीज की निकालनी आती है? तुम कहोगे कि बात समझ में नहीं है कि क्या पूछ रहे हो। मैं कहता हूं कि तुम स्ट्रेट लाइन में गए तो तुम कहोगे नाप देंगे जी, कोई चक्कर नहीं। अभी तक इसका कोई फॉर्मूला नहीं आया, फॉर्मूला आने में समय है, थोड़ा समय लगेगा फॉर्मूला आने में। लेकिन ये क्या चीज है? ये दूरी है, ये सीधी लंबाई है। सीधी लंबाई तुम्हें नापनी आती है, कोई समस्या नहीं है। वृत्त, वृत्त के अंदर तुम्हें डिफरेंट लंबाइयां नापनी आती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाप निकालना होगा, जैसे यहां से यहां तक का चाप निकालना है, यहां से यहां तक का चाप निकालना है, तो चाप बराबर होता है कोण इनटू त्रिज्या। बस कोण किस में होना चाहिए? ये जो कोण है ये होना चाहिए रेडियन में। जो आप दो बच्चों को समझ में आ गया क्या? जैसे ये पूरा चक्कर काट ले तो पूरा कोण रेडियन में कितना होगा? 2 पाई, और पूरी दूरी होगी 2 पाई। आया ना मेरा जवाब? भैया आधा चक्कर काटा तो थीटा का मान हो गया पाई, तो पाई आर और 2 पाई आर का आधा हिस्सा, कोई समस्या नहीं। मैंने कहा ये 60 डिग्री घूम गया तो 60 डिग्री से जुड़ी 60 आर तो नहीं आ सकती, तो गलत है। एंगल मस्ट बी इन रेडियन। तो 60 डिग्री का मतलब कितना हो गया? पाई बाय 3। 180 का तीसरा हिस्सा तो पाई का तीसरा हिस्सा, तो दूरी आ गई पाई बाय 3 आर, पाई आर बाय 3। तो ये 2 पाई आर का छठा भाग है, पाई आर का 1/3 भाग है। हमें तय करना आ रहा है, हम वृत्त की दूरियां बता सकते हैं, सीधी लंबाई बता सकते हैं। मैंने तुम्हें बोला ये परवलय है। ये क्या बोला मैंने? अब हम क्या कहेंगे? सर काम मुश्किल है, परवलय की दूरी तुम्हें निकालनी नहीं आती, किसी ने सिखाया नहीं फॉर्मूला, वी डोंट नो इट। इसकी दूरी निकालनी हमें सिर्फ सर्किल और स्ट्रेट लाइन की दूरी निकालनी आती है, बात याद रखना। सर इसकी आप निकाल दोगे क्या? थोड़ी देर के बाद तो तुम भी निकाल दोगे, लेकिन तुमसे कभी पूछेगा भी नहीं। निकाल तो तुम भी दोगे, फॉर्मूला बताऊंगा थोड़ी देर में, फॉर्मूला सामने आ जाएगा, तो दूरी निकालते कैसे हैं। लेकिन फिलहाल अभी कोई फॉर्मूला नहीं है। क्या तुम्हें परवलय की दूरी निकालनी आती है? मैंने कहा एक पत्थर को तुमने थीटा कोण पे फेंका, वो ऐसे गिरा, ऐसे गिरता फुटबॉल को किक करने के बाद, दूरी निकालो। विस्थापन पढ़ेंगे, विस्थापन तो निकाल देंगे, दूरी कैसे निकालूं सर मैं? भाई दूरी तो उसकी नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? तेरे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं इस दूरी को निकालने का। यस और नो में जवाब दो। इसके लिए फॉर्मूला था, इसके लिए अभी तक तो कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ ना, मैं जवाब दो। अभी तक तुम दूरी किसकी निकाल सकते हो? सीधी लंबाई के वृत्त के ऊपर दूरी निकाल सकते हो। क्या तुम्हें यहाँ पर दूरी के बारे में समझ में आ गई बात? ये तुम्हें दूरी के बारे में पता लग गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर हम लोग विस्थापन की। विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये दो बिंदुओं के मध्य है, दो बिंदुओं के मध्य है, न्यूनतम दूरी है, तो न्यूनतम है तो पक्का सीधी दूरी होगी, कोई समस्या नहीं है इसमें। दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी, ऐसी दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। नंबर 2, इसका मात्रक मीटर नहीं है। तीसरा, ये एक सदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश वेक्टर कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, इसमें से कुछ भी हो सकती है। विस्थापन अगर एक सदिश राशि है तो इसके पास दो बातें आएंगी, हमेशा एक परिमाण आएगा और एक दिशा आएगी। इसको व्यक्त करने के लिए परिमाण चाहिए, एक दिशा चाहिए।
परिमाण और दिशा, विस्थापन हमेशा याद रखना दो स्थितियों का अंतर है। सर ये क्या लिखा आपने, थोड़ा समझा दो तो समझते हैं। सर ये क्या लिखा आपने, ढंग से सीखना। सर ने क्या लिखा, मान ले बेटा कि कोई ऑब्जेक्ट 1 पे था जिसका स्थिति सदिश r प्रारंभिक है और तो यहां से यहां आ गया जिसकी स्थिति r फाइनल है, तो तेरा विस्थापन तू यहां से यहां गया जैसे मर्जी घूम के गया, विस्थापन सदिश तो यही बनेगा। है ना, जवाब दो भैया। आर आई का मतलब बोलो, आर आई का मतलब है प्रारंभिक स्थिति सदिश। आर आई का नाम तुम सारे बोलो। आर एफ का मतलब बोलो अंतिम स्थिति सदिश, प्रारंभिक स्थिति सदिश। अब त्रिभुज नियम लगा दो, साफ दिखाई दे रहा है आर आई प्लस डी बराबर आर फाइनल है, ये प्लस ये बराबर ये, तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना आ गया, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। है ना, हमें जवाब दो। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई क्या कि विस्थापन को कैसे लिखा जाता है? अब ध्यान सुनना, इसके निर्देशांक हो सकते हैं x1 y1 z1, इसके निर्देशांक हो सकते हैं x2 y2, इसके निर्देशांक क्या बोले मैंने, x1 y1 z1। जो लिखो नहीं समझ में आए तो पूछना। स्क्रीन में क्या बोले, बात चलेगी स्क्रीन में, पूरे स्क्रीन में भी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मामला सेट करके फिर लिखते हैं उसको, अपने चेक करना भी है। आर प्रारंभिक कितना हो जाएगा, आर प्रारंभिक x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप। सर हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपने बिल्कुल सही लिखा, ये x i कैप y j कैप z, मूल बिंदु इसको मान रखना है ना हमने, तो इस सदिश आएगा ही आएगा। आर फाइनल कितना आ जाएगा सर, x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो विस्थापन सदिश सर इसमें से इसको माइनस करो, i j k को इकट्ठा कर लो, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। क्या तुम्हें विस्थापन का सदिश समझ में आ गया क्या? ये तीन चीजें भाई साहब, दिशा परिमाण दिशा, सदिश रूप, ये सदिश रूप हो गया। ये कौन सा रूप है विस्थापन का? ये विस्थापन का सदिश रूप है। क्या चीज है ये? सदिश रूप। सदिश रूप है, फिर से बोल दो क्या चीज है ये? मैं अपनी बात को यहाँ लिखूंगा, किसी सदिश को लिखेंगे तो सदिश ऐसे लिखा गया, हमें समझ में आ गया सदिश लिखा गया, ये सदिश ऐसे लिखा गया, ये सदिश हो गया। सदिश का परिमाण कितना होगा सर, परिमाण निकालना है तो आपको इन तीनों का वर्ग करके जोड़ना है और अंडर लेना है। क्या ये परिमाण समझ में आ गया? और सदिश की दिशा कैसे आती है? दिशा आती होती है कैप से, परिमाण का भाग दो सदिश में, तो ये सदिश की दिशा आ जाती है। आप लोगों से जानना चाहूंगा कि यहाँ तक की बात आप सबको समझ में आ गई है क्या यार? जवाब नहीं आया तुम सबका यार। ये सदिश रूप, ये सदिश का और ये सदिश की दिशा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से दिखाई देगी नहीं भाई साहब, सीधा दिशा मैथमेटिकली गंदी सी दिखाई देगी, जो आईजेके के रूप में ही होगी। दिशा किस रूप में होगी? यस, ये वो दिशा है जो आसानी से याद होगी, आई दिशा, जे दिशा, के दिशा, माइनस आई माइनस जे माइनस एफ, ये आसानी से दिख रही है। लेकिन दिशाएं तो और भी है होंगी, तो ये आईजेके का मिक्सचर उन्हीं आईजेके के पदों में चाहिए। हमें मालूम है कि किसी सदिश में उसके परिमाण का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगी? दिशा का द्वितीय रूप आ जाएगा, दिशा द्वितीय रूप है। हाँ, हमें जवाब दीजिए। यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया सारा यार? तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, जो नोट किया वो ठीक है, जो एक्स्ट्रा है वो सारा नोट कीजिए। कैसे बोला गया इन चीजों के बारे में, क्या तुम सबको समझ में आ गया बच्चों? नहीं समझ में आने पर नाम जवाब दीजिए, डायरेक्टली हम बोलेगा। दूरी और विस्थापन पे चर्चा की अब तक लोगों ने सिर्फ, और ध्यान से देख लीजिए, ना तो मैंने अब तक कोई विस्थापन का फॉर्मूला लिखवाया, ना ही कोई अभी तक दूरी का फॉर्मूला लिखवाया, फॉर्मूला भी नहीं लिखवाया, सिर्फ डेफिनेशन नहीं है। फॉर्मूले आगे चैप्टर ही आएंगे जिनमें थोड़ा सा समय लगेगा। अभी सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है जो आपको बताई है। दूरी और विस्थापन के बारे में बात चल रही है। अभी दुनिया आपको सीधी लंबाई की निकालनी आती है या फिर वृत्तखंड निकालनी आती है? लिख लियोगा आप सब में?
इरेज करते हैं बच्चों। नेक्स्ट परिभाषा पे जाएंगे। आराम आराम से सीखने को गड़बड़ नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। इस चैप्टर के अंदर तीन चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। डेफिनेशन के अलावा सॉल्व करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, हमें ग्राफ समझ में आने चाहिए, हमें ग्राफ समझ में आ जाने चाहिए, और बाकी मैथमेटिकल चीजें तो रहेंगी। तो डेफिनेशन नेक्स्ट ले रहे हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्थिर अवस्था, रेस्ट की कंडीशन। परिभाषा क्या बनेगी स्थिर अवस्था की? सिंपल सी परिभाषा है, यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति या किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति, किसी कण की स्थिति नहीं बदलती, तो उस वस्तु को क्या बोलते हैं? उस वस्तु को स्थिर अवस्था बोलते हैं कि उसकी स्थिति नहीं बदल रही है। इसका मतलब उसका वेग पक्का 0 होगा, उसकी चाल वेग जो भी है वो पक्का 0 होगा। इसके लिए स्थिति समय ग्राफ कैसा बनेगा? एनी आइडिया बच्चों? स्थिति समय ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल। ऐसा क्यों बनाया? स्थिति ना तो बढ़नी चाहिए ना घटनी चाहिए। टाइम के मान अलग अलग आ गए, लेकिन स्थिति का मान ना तो बढ़ा ना घटा, स्थिति वही है। क्या तुम्हें बात समझ में आ गई? स्थिर अवस्था का क्या मतलब होता है? अगली डेफिनेशन लेते साथ साथ में। डेफिनेशन है गतिशील अवस्था। तो परिभाषा नाम से क्लियर हो जाती है हमें। तो यदि स्थिति समय के साथ बदले, यानी इसकी चाल जो होगी या वेग जो होगा वो तो 0 नहीं होगा, स्थिति बदलना जरूरी है। अब स्थिति बदलना जरूरी है तो इसका ग्राफ क्या बनेगा स्थिति समय का, ये भी चेक कर लेते हैं। ये ग्राफ कैसा भी हो सकता है, लेकिन गतिशील अवस्था को महसूस करवाने के लिए स्थिति का घटना बढ़ना कुछ तो होना जरूरी है कि चल रही है चीज। आया ना? जवाब दीजिए। क्या ये वस्तु का पथ है? वस्तु ऐसे से चल रही है क्या? वस्तु ऐसे से नहीं चल रही है, ना ही ये वस्तु का रास्ता है। ये सिर्फ ये बता रहा है कि समय के साथ स्थिति घट बढ़ रही है, इसका कुछ नहीं बता रहा। थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चा में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये गतिशील अवस्था के बारे में हो गया। क्या ये थोड़ा सा आइडिया आपको और क्लियर हो गया इस चीज के अंदर? ठीक है, इन डेफिनेशंस को लिख लीजिए। स्थिर अवस्था और गतिशील अवस्था के बारे में बात की हम लोगों ने यहाँ पे भी। स्थिर अवस्था क्या होती है और गतिशील अवस्था क्या होती है? स्पीड बढ़ाइएगा थोड़ी सी बच्चों। बताया जाए? ठीक है जी। अब आगे डेफिनेशन आएंगी, जो 2 डेफिनेशन साथ साथ चल रही है उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं डेफिनेशन की।
ठीक है। चार डेफिनेशन तो दिखने में एक जैसे लगेगी, कोई फर्क नहीं आएगा। डेफिनेशन आ रही है वेग की। वेग या तात्क्षणिक वेग एक ही बात है। वैसे तो वेग के दो प्रकार होते हैं। वेग का पहला प्रकार तात्क्षणिक वेग है, लेकिन सिर्फ वेग पूछा हो तो तात्क्षणिक वेग ही पूछा होगा। तो अपन वेग या तात्क्षणिक वेग लिख रहे हैं इसको। वेग की परिभाषा क्या होती है, मैंने सुनना फिर लिखना। स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूला बनेगा जो कि अवकलन से आएगा, dr/dt v = dr/dt। ये r का अवकलन करना है। r में तीन सदिश हो सकते हैं, x y z। हो सकता है x y z में x बदल रहा हो, y z ना बदल रहे हो तो एक में गति होगी। दो सदिश बदल रहे, दो निर्देशांक बदल रहे होंगे तो द्वितीय में गति होगी। तीन निर्देशांक बदल रहे होंगे तो तृतीय में गति होगी। तो यहां से साफ पता लग रहा है, एक तो vx आएगा, एक vy आएगा और एक vz आएगा। x की स्थिति में परिवर्तन की दर x की चाल है, y में परिवर्तन की दर y की चाल है, z में परिवर्तन की दर z दिशा की तरफ वेग है। क्या तुम्हें पता लग गया कि नेट वेग जो हो जाएगा वो इसके सदिश रूप से आ जाएगा? और इसका परिमाण, अभी सीखा हम लोगों ने सदिशों का परिमाण, ऐसे इसका परिमाण आ जाएगा। क्या तुम्हें तात्क्षणिक वेग का मतलब समझ में आ गया? परिभाषा क्या है? दो परिभाषा याद रख सकते हैं। स्थिति में परिवर्तन की दर को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। दूसरी परिभाषा हो सकती है इसकी, किसी क्षण विशेष पर चाल, किसी क्षण विशेष पर वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। ये दोनों तात्क्षणिक वेग की परिभाषाएं हैं। हाँ या ना में जवाब दीजिए कि आपको ये दो परिभाषाएं समझ में आनी है इसकी। इसके अलावा सदिश राशि है, मीटर प्रति सेकंड इसका मान है, SI मात्रक। याद रखिए 1 किलोमीटर प्रति आर जो होता है वो 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाएगा। ये 1000 मीटर रखा, ये 3600 सेकंड रखा, तो 5/18 मीटर पर सेकंड। क्या यहां तक की बातचीत आप सबको समझ में आ गई है? आराम से सोच के बताइएगा कि यहां तक का पूरा मामला समझ में आ गया क्या आप सबको? स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहते होते हैं? तात्क्षणिक चाल। स्थिति में परिवर्तन की दर को तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक वेग कहते होते हैं। मैंने क्या कहा, चार परिभाषाएं हैं, एक ही चलेगी। मेरे मुंह से वेग भी निकल रहा है, चाल भी निकल रहा है। सदिश बताएंगे तो वेग, परिमाण बताएंगे तो चाल। पता लग गया आप सबको? क्योंकि वेग के परिमाण को क्या बोलेंगे? चाल बोलेंगे। क्लियर है बेटा? सभी को बात समझ में आ रही है? ये परिभाषाएं आप सबको समझ में आ जानी चाहिए। फिर से बोल, कैमरे से बाहर हो गया, कुछ ज्यादा ही थोड़ा सा लास्ट वाला हिस्सा। ओके जी, कौन सा वेग बताया मैंने आपको? ये वाला बता दूं जरा वापस, नाम इसका तात्क्षणिक वेग बताया। किसी क्षण विशेष पर वेग है, ध्यान रखिएगा। किसी क्षण विशेष पर वेग है, इसका नाम है तात्क्षणिक वेग। इसमें हमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए बच्चों। मैंने एक चाल का फंक्शन रखा t² - 3t + 2। ध्यान से देखना भैया, क्या ये चाल नियत है या पे t समय है? तो हम कहेंगे चाल नियत नहीं है। मैं बोल दूं t = 0 पर चाल निकालिए, तो t = 0 पर 4 निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर -3 × 2 + 2, 4 और 2 6 - 6, t = 0 पर 4 0 आ गई। आया ना जवाब? तो भैया अच्छा, ये 2 लिखा ना, 3² - 3t + 2, तो 2 तो पड़ा ही था, t की जगह पर 2। अच्छा, t = 0 पर निकालना था, मेरी मिस्टेक होगी, सॉरी यार।
मैं टी बराबर 2 पर निकाल के लिख रहा तो 0 पे था, लिखा मैंने तो 2 पर गया। टी बराबर 0 पर 4 निकालना तो 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2 2 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गई बात? यस सर। टी इक्वल टू 1 सेकंड पर निकालनी पड़े चार तो 1 लिखेंगे तो 1 माइनस 3 प्लस 2 आया ना, मैं जवाब दे दीजिए बच्चे। कितने चार आ गई इसकी? 3 और 3 0 हो गया ना, तो कट गया। टी बराबर 2 पर भाई साहब 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 ये कितनी आ गई? हैं? अरे जवाब दो, ये भी जवाब। तो तुम्हें पता लग रहा है किसी क्षण विशेष पे निकाल रहे हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है? टी के मान रखने पड़ते हैं, यानी वो जो क्षण विशेष पर चाल अगर बदल रही है तो ऐसे एक फलन बनेगा, टी के मान पुट करेंगे तो चाल आ जाएगी। आयना में जवाब दीजिए। क्या तुम सबको ये बात समझ में आ गई कि कैसे चाल के बारे में बात कर पा रहे हैं हम इन क्वेश्चंस के अंदर? अरे जवाब क्यों नहीं आया? मैंने एक क्वेश्चन लिखा, स्क्रीन में आकर चेक करना भैया। टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5, मैंने कहा वेग का मान निकालिए, तो अब क्या करेंगे? अब आपको स्थिति दे रखी है, वेग दे रखा, वेग का मान निकालिए, तो किसी समय पर नहीं पूछ रहा, अब इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो v बराबर d बाई dt ऑफ t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5, इसका अवकलन करना, t स्क्वायर का अवकलन 2t, t का अवकलन 1 और कांस्टेंट का अवकलन 0, तो 2t माइनस 2। क्या तुम्हें ये अवकलन से जो चाल निकाली है वो समझ में आ गई क्या? इस बार अवकलन क्यों किया? क्योंकि स्थिति दे रखी थी, स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, तो अवकलन करना पड़ेगा। परिवर्तन की दर निकालने में तो अवकलन करना ही है। आना में जवाब दे दीजिए। इसमें तो वेग का मान दे ही रखा था। पहचान करनी सीखनी है, मुश्किल चीजें नहीं है। आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हड़बड़ाहट हो जाती है, हड़बड़ाहट नहीं दिखानी है। देखिए कि v दे रखा है, t के मान पुट करने हैं, यहाँ पर x दे रखा है तो पहले v निकालेंगे, अब जो t का मान देगा वो पुट करके वेग भी आ जाएंगे, वो किसी क्षण विशेष पे चालेंगे। जवाब दे दीजिए कि यहाँ तक की बातचीत आप सबको समझ में आ गई है कि पक्का है एकदम? नोट कीजिए। किसको साइड कर दो बेटा? देखिए ना, तो ठीक है, फिर आज के लिए तो काफी है। आराम से लिखो, देख लो इसको, कल कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है?